प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अहमदाबाद गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, और ये बात अब मैं जान गया हूँ कि मुझे प्रत्येक कुंडली विश्लेषण में ये बात कहनी ही कहनी है, और वो ये है कि आपके जीवन में ज्योतिष का इसलिए महत्व है, इस वजह से इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि ये आपको जीने का वैदिक मार्ग दिखाता है। ज्योतिषी कभी ये नहीं कहेगा कि आप घर में दीपक जलाना बंद कर दीजिए, पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए, मंदिर जाना बंद कर दीजिए, सूर्य को अर्घ देना बंद कर दीजिए, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक नहीं है, दान पुण्य पूजा पाठ बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसी कोई सलाह आपकी कुंडली देख करके कोई भी ज्योतिषी देता है तो आप उसको तौबा करो और कहो पंडित जी आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ये हमारे पूर्वजों की विद्या है और इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि आप ये मत करिए और ये मत करिए। धर्म को सुरक्षित रखना हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आप चाहे जैसे जी रहे हैं उस जीने के तरीके में बस इस ज्योतिष जैसे विषय को लगा करके देखिए, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी, और जैसे आपको आदत लग जाएगी आपको सफलता की आदत लग जाएगी। क्योंकि आदत कुछ और नहीं, आप उस पर आश्रित नहीं होंगे, आपकी सफलता की आदत आपको लग जाएगी, फिर आप असफल नहीं होंगे। त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानः प्रभेद क्रमात्। त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जहाँ काल गणना होती है, इसमें आजकल के वामपंथी विचारधाराओं से जो प्रभावित लोग हैं वो ये कह देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ और करवाना चाहते हैं, है ना। इस वजह से अगर पता रहेगा कि कब कौन सी नाव किस समुद्री तूफान में डालना है, कब खेत में बीज डाले जाएंगे, तो असफलता के चांसेस कम होंगे और सफलता का पैमाना बढ़ता रहेगा। इस वजह से राजा तो सभी बनना चाहते हैं, पर अपने जीवन में कोई राज्य ज्योतिषी के बिना राजा नहीं बना है। क्योंकि अगर एक शिक्षक आपको ये बता रहा है कि इस तरीके से तैयारी करो, तो वो भी आपके लिए ज्योतिषी ही है, वो भी आपके लिए एक मार्गदर्शक है। ज्योतिष मतलब सिर्फ आपके जीवन में जीवन को कैसे जीना है उसका मार्गदर्शन करना। अगर कोई माता पिता आपको ये कहते हैं कि समय पे सो जाओ, समय पे जग जाओ, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो आपको ज्योतिष ही बता रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इस दिन मांस मत खाओ, इस दिन ऐसा मत करो, ऐसा जीवन जी लो, तो इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष से ही जोड़ रहा है। अलग बात है कि आप उसे प्रत्यक्षतया उसे अपने जीवन में आप नहीं समझ रहे हैं, पर कुछ भी कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे ज्योतिष घुसा हुआ नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले किसी भी कुंडली को अध्ययन में लाने से पहले हमें उस कुंडली का पंचांग देखना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जन्म होता है जातक का मार्गशीर्ष माह में। ऐसे लोग कभी कभी छोटी बड़ी मूर्खता करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। जो कमज़ोरी है उसे दूर करने की आवश्यकता है, और जो मजबूती कुंडली में बताऊंगा उसे मेंटेन करने की आवश्यकता है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग कभी कभी निर्णय गलत लेते हैं और वो मूर्खता करते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सारे ग्रह कुंडली में बलवान हो जाते हैं, जिसके कारण जीवन का संघर्ष थोड़ा बढ़ता है। व्यक्ति को धन कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है और दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। घूमने का शौकीन होता है। हेमंत ऋतु पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है, इस वजह से व्यक्ति वजनदार होता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सुखी और धर्मात्मा बनाने के साथ साथ ज्ञानी और चिरंतन बात करने वाला बनाते हैं। वो बहुत ऊंची बात करता है, बहुत छोटी बातें नहीं करता। उसका प्रैक्टिकल बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, उसका सजाने का प्रक्रम बड़ा बढ़िया है। वो किसी भी विषय को बहुत सलीके से करना और जानता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होने के कारण व्यक्ति के जीवन में मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, आयु, दिनचर्या और प्रगल्भता, जो गंभीरता है विषय की, उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति जानता है। वार के अधिपति सूर्यदेव हैं। रविवार को जन्म हुआ है जातक का। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और धन भाव में बैठे हैं। इसमें अपने आप में एक बहुत अच्छी बात ये हो जाती है कि लाभ भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी धन भाव से हो जाए तो व्यक्ति अनुभवों के साथ साथ धन भी कमाता है। एक्सपीरियंस भी काफ़ी विषयों का है, काफ़ी देशों का है, कई सारी भाषाओं का ज्ञान है ना। तो व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी चीज़ें प्राप्त की हैं उससे ज़्यादा उसने अनुभव प्राप्त किए हैं।
तो शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि रविवार को जन्मे हैं। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः। सूर्यवार को यानी कि रविवार को जो जातक जन्मा होता है वो प्रजा का पालक होता है और पिता की भांति अपने परिवार की सुरक्षा करता है, समाज की सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, वो महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ धन के लिए थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहने वाला भी होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वैसे एक बात और भी समझा दूं तो मैं यहाँ पे जिस स्थिति में देख रहा हूँ कि शनि उच्च के बैठे हैं, नवांश चक्र में वो मित्र की राशि में बैठ रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु के साथ शत्रु की राशि में बैठा है। इसका अर्थ है कि शनि की दशा में कभी कभी कारोबार परेशान करेगा, लेकिन चूंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है जिसपे अहिर्बुधन्याय नाम के, अहिर्बुधन्याय मतलब देवता का आधिपत्य होता है, इस वजह से ओम अहोम अहिर्बुधन्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तर्जनी उंगली के बराबर। अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, इन सभी वृक्षों का लगाना आपके जीवन में आपको और आगे, और ग्रह जनित जितने भी दोष होते हैं, बांस का पेड़ भी लगाना बहुत उत्तम रहेगा। अपने घर में कमल की क्यारी जरूर खड़ा करिए, कमल की क्यारी जरूर लगानी चाहिए। सिद्धि योग में जन्मे होने से व्यक्ति कार्य को सिद्धि प्रदान करता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में शुद्धता है, सात्विकता है और रजस तत्व का प्रभाव भी है, मतलब ये ठीक ठाक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति में शुद्ध है, मंतव्य अच्छा देता है, अच्छे लोगों से मैत्री करता है, धर्म में समाहित होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या हो गई पंचांग में सबसे अच्छी बात हो गई कि चंद्रमा पापक ग्रह नहीं हुए हैं, शुभ ग्रह हुए हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, छठवें भाव में बैठे हैं। इस भाव के स्वामी स्वग्रही बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस भाव के स्वामी के साथ शुक्र और बुध भी बैठे हैं, जो कौन है, लग्नेश है। बुध कौन है, भाग्येश है। लग्न, भाग्य और नौकरी भाव के स्वामी तीसरे भाव में, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी करते देखा जाता है। कई बार उसके घर में नौकरी करने वाले लोगों की स्तुति होती है। अब इसमें अब अलग बात है कि आपके यहाँ कोई व्यापार कर रहा है या क्या कर रहा है, पर कुंडली में नौकरी से ज्यादा आत्मसंतुष्टि दिखाई दे रही है। कुंडली में अगर व्यक्ति जहां कहीं भी प्रोग्रेस करेगा, या व्यक्ति वो काम अगर व्यापार में करना चाहता है, जो कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी कुंडली में आपके पितर करते आए हैं, जो पूर्वज आपके करते आए हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति व्यापार अपने वंश परंपरा के आधार पर, अपने कुल परंपरा के आधार पर व्यापार भी चुन सकता है। और कुंडली में जो दशम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में बैठे, मीन राशि पे 7.5 चल रही है, इस वजह से जब तक ये 7.5 समाप्त नहीं होगी तब तक कारोबार में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मैंने जो बात समझी है आपकी कुंडली में पंचांग देख करके, इसमें पंचांग बहुत अच्छा बना है। आप इसे व्यवस्थित करें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, सूर्य को अर्घ्य दें, मांसाहार का त्याग करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को निर्णय सुनाने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में सोचें, उस व्यक्ति पे उस निर्णय का क्या असर होगा, इसको भी अध्ययन में रखने की आवश्यकता है। प्रेम करें और कठोर ना बने, कड़वा ना बने, जिद्दी ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार, कई बार आप अत्यंत आत्मविश्वास से युक्त होकर के, या कई बार कड़वा बोलना या अपने आप को जिद्दी दिखाने के चलते लोगों की दृष्टि में गलत बन जाते हैं। ऐसा ना हो, इसकी कोशिश आपको करनी होगी। अब मैं आपका परिचय इस कुंडली में इस विषय से कराता हूँ कि कौन से भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले भाग्य भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे, लग्न के स्वामी तीसरे भाव में, और पंचम के स्वामी लग्न में उच्च के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवेकी है, पर उसने अपने जीवन में मेहनत भी खूब की है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति जिस पायदान पर भी उपस्थित होता है, उस पायदान तक पहुँचने के लिए निश्चित रूप से व्यक्ति खूब मेहनत करेगा, और मेहनती है, विवेकी भी है, मेहनती के साथ साथ। 12वें भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी, ये सब एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रपंची भी होता है, प्रपंच करता है, मतलब एक से अधिक कार्यों का विस्तार करता है। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक साथ बहुत सारा काम करना, या एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों का निर्धारण करना, व्यय में रहना, गलत निर्णय लेना, गलत लोगों के समाज में भी कई बार रहना, और वहाँ रह करके आपके ऊपर चैलेंजिंग ये एक बात हो जाती है, चुनौती वाली बात हो जाती है कि आप उनके हिसाब से अपने आप को ना ढालें। मतलब गलत समाज में होना, बुरे लोगों के बीच में होना, और उसके बाद भी अपने आप को अच्छा बनाने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। तुला लग्न की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हैं, पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के योग कारक ग्रह होते हैं। इनका यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा होगा। पंचम भाव के स्वामी हैं, उच्च के हैं, यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं, मित्र के साथ, मित्र की राशि में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश नवांश चक्र में जहाँ बैठे हैं, अगर उस भाव का अधिपति वही उनका मित्र होकर के बैठा है, ये भारतीय योग है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति धनवान होगा,
शनि और बुध के प्रभावों के कारण लाभान्वित होगा, भाग्यशाली होगा, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गंभीर मानसिकता का होता है, प्रैक्टिकल बिहेवियर रखने वाला होता है और कभी भी किसी को गलत और बुरी राय देने वाला नहीं होता। नवम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में बैठना भाग्य भंग योग लगाता है। इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट ना मिले या उसको अपने जीवन की यात्रा को पूरी करने के लिए उसे अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है और काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु, शुक्र और बुध का बैठना कई बार अच्छा है पर कई बार उसके बुरे परिणाम है। मैं बुरा बता देता हूँ। यहाँ व्यक्ति से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता। यहाँ वो तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना बड़ा अच्छा होता है। तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में उच्च के मंगल और पीछे सूर्य बैठे हैं तो भाव तो सुरक्षित हो रहा है, तो कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे धन लाभ हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, तीर्थ यात्रा हो, दर्शन हो, भाग्यशाली होने का वर मिल जाता है, व्यक्ति कृतज्ञ होता है, अनुभवी होता है, मेहनती होता है। पर एक्स्ट्रा जितना चीज़ मिलना चाहिए, जो एक्स्ट्रा लेबोरियस वाली बात जो होती है, बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ पराक्रमी होता है, वैसा वाला नहीं है। तो व्यक्ति से शारीरिक श्रम थोड़ा कम होता है या जल्दी थक जाना या मेहनत करने के बाद व्यक्ति के दिमाग से ये, उसकी ज़बान से ये बात निकलेगी कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है, यानी कि मेहनत पचाने वाला नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत सामान्यतया और भी ज़्यादा हम अपने मेहनत को बढ़ा सकते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं लाभ भाव के स्वामी होकर के, इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। व्यक्ति का संबंध अगर धन भाव का संबंध लाभ से हो या लाभ भाव का संबंध धन भाव से हो जाता है, इसे महाधनी योग कहते हैं। इसे महाभाग्यशाली और इसे यशस्विता का वर भी मिलता है। यहाँ व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक परिणाम मिलते देखे जाते हैं। वहीं सूर्य जो लाभ भाव के स्वामी हैं, नवांश चक्र में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, एकादशवें भाव में मित्र की राशि में यहाँ भी बैठे हैं, मित्र की राशि में यहाँ भी बैठे हैं। यहाँ लाभेश जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उच्च का है, पर इस कुंडली का मारक ग्रह है। तो मारक ग्रह अगर उच्च के हो जाएंगे तो कई बार व्यक्ति को घर पे टिकने नहीं देंगे और व्यक्ति दूर रहेगा और स्वच्छंद रहेगा, अच्छा रहेगा। पर जन्म कुंडली में धन भाव को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि धन भाव के स्वामी उच्च के हैं। यहाँ धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में तुला राशि में है तो व्यापारिक योग भी लगा रहे हैं, पत्नी व्यापारिक विचारों वाली होती है। शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं, कई बार पेट की गड़बड़ी होती है, पत्नी को पेट का रोग हो सकता है। शनि मंगल और बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार प्रेम विवाह, प्रेम में जाना या मतभेदों में जाना, ऐसी चीज़ें, मतलब एक आधुनिक जो प्रभाव है वो विवाह पर रहता है। यहाँ गुरु तुला राशि में जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति से परिवर्तन, ये अच्छी बात होगी कि व्यक्ति विवाह में आने के बाद समस्त सांसारिक सुखों के भोगने की इच्छा में है और उसे वो प्राप्त भी होगा। लग्नेश जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति यहाँ पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं। यहाँ जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवेकवान है, विवेकी है, सुखी है, संतुति वाला है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है और पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने खूब अच्छे नैतिक कृत्य किए थे। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों का मान रखा था। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने अच्छा हिसाब किताब लगाया था। उसने कभी किसी को सताया नहीं और कभी भी किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया है खुद को। उसने बहुत सलीके से चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश की है। इससे पूर्व जन्म में ये बात पता चलती है कि व्यक्ति ने बहुत अच्छे सत्कर्म किए थे। जब कभी भी याद रखिए कि पंचम भाव का संबंध लग्न से हो, लग्न का अधिपति पंचम में हो, पंचम के अधिपति लग्न में है, पंचम के अधिपति लग्न में है, ये बहुत उत्तम बात होती है। व्यक्ति मंत्र जापक होता है, गुरु का उपासक होता है, बड़ों का खूब आदर करने वाला और विनम्र होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी उच्च के हैं, जो व्यक्ति के विवाह को मजबूती और दृढ़ता देते हैं, इकट्ठा करने का बल होता है। जिस राशि में बैठे हैं मंगल सप्तमेश होकर के, उस भाव का स्वामी उच्च का है। जरा ध्यान से देखिए तो मंगल सप्तमेश होते हैं, उच्च के बैठे हैं, अपने भाव से 10 घर आगे बैठे हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति उच्च का है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के अधिपति और द्वितीय भाव पे है। इसका अर्थ होगा कि कई बार हमें विवाह में मतभेद, सामान्यतः छोटे मोटे मतभेद देखने को मिलते हैं या एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति की कामोत्तेजक भावनाएं बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं और वो बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें भी सोचता रहता है। जैसे अष्टम भाव में राहु जो होते हैं वो व्यक्ति को कभी व्यक्ति को मानसिक रूप से राजा बना देते हैं और कभी व्यक्ति बहुत ही महान दरिद्र बन जाता है विचारों से। ऐसा है नहीं कि उसके पास पैसे की समस्या हो जाएगी या धन की समस्या हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर वो विचारों से कभी राजा और कभी भी अपने आप को बिल्कुल ही निर्धन सा स्वीकार कर लेता है या मान लेता है।
ऐसा होता है। अष्टम भाव के राहु व्यक्ति को अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर पहुंचाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के पास जैसे धन आएगा तो उसके पास उतना ही व्यय भी आएगा। और राहु अष्टम भाव में बैठे होते हैं, जिस भाव में बैठे इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शत्रु के साथ बैठा हुआ है। इसका अर्थ होगा कि राहु की दशा में शुक्र की दशा, राहु की दशा में गुरु का अंतर, शुक्र का अंतर, ये जब दशाएं चलेंगी तो व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा। और मन जो है वो कई बार विकल होगा, वो बड़ा उद्विग्न होता है, परेशान होता है और विषम परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। मतलब राहु की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य की, अपने धन की, अपनी रणनीति की, अपने कंसंट्रेशन की, अपने फोकस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्रों पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं या उनका प्रभाव कैसे नक्षत्रों से प्रभावित हो रहा है, इस पे चिंतन करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे, जो ग्रहों के राजा हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, लक्ष्मी के सूचक हैं, कारक हैं और साक्षात भगवान नारायण के प्रत्यक्ष अवतार हैं। और जब जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति की आत्मा कमज़ोर होती है, आत्मा का गंदा होता है या उसकी आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाती है। इतना ही नहीं, उसका चिरंतन नैतिक पतन भी हो जाता है। यहाँ पे सूर्य लग्न कुंडली में लाभेश हैं, मतलब धन देंगे, स्थिर राशि बनी है, स्थिर धन भी होगा। और जन्म कुंडली के स्थिर राशि में बैठे भी हैं और मित्र की राशि में बैठे, इस वजह से व्यक्ति अपने पीछे संपत्ति छोड़ेगा। और इतना ही नहीं, उसके साथ धन आने के साथ साथ अनुभवों की वृद्धि भी होगी। 17 हंस के बैठे हैं, 19 कला के हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और जो स्थिति बुध की है, इस आधार पर व्यक्ति बुद्धिमानी से धन कमाएगा और कभी किसी को सता करके या गलत मैसेज दे करके अफवाहों पर विश्वास नहीं करने वाला, प्रैक्टिकल विचारों के साथ धन कमाने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद और भी ज़्यादा ब्रॉड माइंडसेट के साथ जीवन को जीने वाला होता है और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विषयों का या नकारात्मक चीज़ों का, आदतों को त्यागने वाला होता है। दशमांसा चक्र में वही सूर्य सप्तमेश होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं, वहाँ भी वो लाभ भाव का संबंध बना रहे हैं, धन भाव का संबंध बना रहे हैं, इस वजह से वहाँ भी वो अच्छे ही होंगे। कुल मिलाकर के इस कुंडली में सूर्य की दशा व्यक्ति को धन, मान, संपत्ति, संपदा और आत्मविश्वास की वृद्धि करने के साथ साथ चिरंतन नैतिक सुखों को वृद्धि में ले जाने वाली होगी। जबकि चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति हैं, छठे भाव में बैठे हैं, मीन राशि पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि जन्म कुंडली में उच्च के हैं। अगर शनि उच्च के नहीं होते तो गड़बड़ी हो जाती। नवांश चक्र में वो रोग भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, पत्नी को रोगी बनाएंगे। मतलब चंद्रमा की दशा जब कभी भी आएगी तो व्यक्ति भी रोगी होगा, व्यक्ति के स्वास्थ्य में रुग्णता आएगी, स्वास्थ्य ढीला रहेगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर होगा। वजन बढ़ने का खतरा चंद्रमा की दशा में बढ़ जाएगा। जबकि कारोबार वगैरह के मामले में ये चंद्रमा आपसे मेहनत करवाएंगे और लाभ देंगे। चंद्रमा के बाद मंगल की बात करते हैं तो मंगल इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, सप्तम भाव पे देख रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति होने के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सूर्य केतु का प्रभाव है। इस कारण से हमें मंगल की दशा में अपने मानसिक शांति को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हमारा मन, हमारा निर्णय, हमारे दाम्पत्य को लेकर के, इतना ही नहीं, हमारा कारोबार तो मंगल की दशा में बहुत अच्छा रहेगा, पर फिर भी मंगल श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। हमें मंगल की दशा में मानसिक शांति पे, घर में आंतरिक कलह पे और कई बार हम अपने घर परिवार से दूर रहने पे विवश होंगे। यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत उत्तम होगा, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर सामान्यतः मंगल की दशा में हमें किसी को भी कोई वस्तु देने से, पैसे देने से, अपने घर में जगह देने से, किराएदार रखने से हमें ध्यान रखना होगा। यही मंगल उच्च के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति संपत्ति यहाँ भी क्रिएट करने वाला होगा। बुधदेव जन्म कुंडली में भाग्येश के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तृतीय भाव में बैठे हैं, ये भाग्य भंग योग होता है। व्यक्ति मेहनत करता है, नवांश चक्र में स्वग्रही है, इस वजह से बुध की दशा लग्न, नवांश और दशमांसा चक्र के आधार पर विवेकवान, ज्ञानी और बहुत ही अच्छी जाएगी। मतलब बुध की दशा चाहे जब कभी भी आए अच्छा रहेगा। बुध की दशा में व्यक्ति का कम्युनिकेशन बढ़ता है, कृतज्ञता बढ़ती है, भाग्य का सुख बढ़ता है और बड़े छोटे भाई बहनों का प्रभाव भी जीवन में बढ़ता है। ये अच्छी बात है, इसे मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में बनते हैं, छठे भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी। इस कुंडली के लिए पापक ग्रह होते हैं और जन्म कुंडली में अपने ही भाव में बैठे हैं। इस वजह से ये भी एक अच्छा सिद्धांत होगा कि तीसरे, छठवें, आठवें
एकादशवें भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे तो अच्छी बात होती है। तो वहाँ पे पापग्रह की राशि का बनना तो अच्छा होता है, लेकिन अगर इस भाव का स्वामी यहीं बैठा है तो व्यक्ति को मेहनत करवा करके सारी चीज़ें देने वाला होगा। मतलब व्यक्ति को बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेहनत करनी है और निश्चित रूप से वो कंपटीशन में रहेगा, है ना। तो गुरु की दशा व्यक्ति के आत्मविश्वास की वृद्धि करेगी, उसके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी, अनुभवों की वृद्धि रहेगी। वो गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति गुरु की दशा में अनुभवों को प्राप्त करने वाला भी होगा। लग्नेश के साथ जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी व्यक्ति को नौकरी करने वाला भी बनाते हैं। नवमांश चक्र में गुरु व्यापारिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, जबकि दशमांश चक्र में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार 100% पूरे न्याय के साथ कर सकता है। दशमांशा चक्र के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र चक्र में लग्नेश होते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, धनु राशि में 29 अंश पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। नवमांशा चक्र में भी वो 9 नंबर की राशि में ही बैठे हैं, यहाँ भी 9 नंबर में, यहाँ भी 9 नंबर में। इसका अर्थ होगा कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो गए। वर्गोत्तमो तत् स्वनवांसकास्तु, ग्रह वर्गोत्तम है तो बली है, लग्नेश होकर के वर्गोत्तम है तब तो कहना ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति धर्मात्मा, सुखी, मतिमान, अनुभवों से युक्त, प्रैक्टिकल बिहेवियर करने वाला, थोड़ा कामी और फैशन को समझने वाला, आधुनिक विषयों का, क्षेत्रों का, कलाओं का, संगीत को जानने, सुनने और समझने वाला होता है। शुक्र नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से शुक्र की दशा में, चूंकि यहाँ पे भाग्येश होकर के नीच के हुए हैं, जिसका अधिपति बुध लग्न में बैठा है अष्टमेश, तो शुक्र की दशा कारोबार के लिए कई बार छोटी मोटी, लग्नेश होने के बावजूद भी थोड़ी मोड़ी चिंता देने वाली होगी। हालांकि शुक्र आपको फिर भी पत्नी के प्रभाव के कारण या पत्नी के हस्तक्षेप के कारण कारोबार आगे बढ़ जाएगा और व्यक्ति एक सही निर्णय लेने में सफल होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं, शनि की दशा में भाग्य लाभ, दर्शन लाभ, तीर्थ लाभ, भवन भूमि वाहन का सुख, न्यायप्रियता और अनुशासन, ये सब शनि की दशा में होगा। नवमांश चक्र के बाद दशमांशा चक्र में जो शनि बैठे हैं वो आपको नौकरी पेशा करने वाला और अपने कारोबार के साथ पूर्णतया न्याय करने वाला बना देते हैं। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में आधारित है। चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों का संबंध, चंद्रमा से तीसरे घर के राहु आपको पराक्रमी बना रहे हैं और ये प्रेशर देते हैं कि नहीं भाई हमें बन के रहना है और हमें अपने आप को बना करके रखना है, मतलब मेंटेन करने की का जो एक होता है ना कि सफल तो हो गए पर उस सफलता को मेंटेन करने का जो बल है या जो विचार आता है वो इसी चंद्रमा और राहु के कारण आता है। चंद्रमा से 8वें घर के शनिदेव व्यक्ति को आयु देते हैं और कानूनी विशेषज्ञ भी बना देते हैं, बाजार को समझने वाला, आधुनिक शिक्षा का जानकार। चंद्रमा से 9वें घर में केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। चंद्रमा से 9वें घर के सूर्य व्यक्ति को अच्छा निर्णय लेने वाला और शुद्ध अंतःकरण का, व्यवस्थित मानसिकता वाला, बुद्धिमान और श्रेष्ठ जातक बनाते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान के गुरु व्यक्ति को पद देते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान के शुक्र व्यक्ति को सुंदर पत्नी देते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान के बुध व्यक्ति को लाभ और कभी कभी गलत निर्णय में ले जाने वाला बना देते हैं। जबकि चंद्रमा से 11वें घर के मंगल देव कई तरीके से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के साथ साथ महत्वाकांक्षा की वृद्धि करने वाले होते हैं। मन इस कुंडली का ठीक है। 7.5 के कारण कभी कभी आपको परेशानी होगी, वो मैं देख रहा हूँ। 7.5 ऐसे, हालांकि आपकी कुंडली में गुरु भी ठीक है और शनि भी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत, क्या बोलते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो लगभग आपकी कुंडली में है। दिशाओं में शनि को बल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, इस वजह से ये यहाँ बैठे होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। मंगल को यहाँ से ज़्यादा यहाँ बल मिलता है, इस वजह से मंगल यहाँ बैठे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। सूर्य यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। बुध यहाँ न बैठ करके यहाँ या यहाँ बैठ जाते तो अच्छा होता। गुरु यहीं बैठे हैं इस वजह से ठीक है। शुक्र यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ जाते या यहाँ या यहाँ या यहाँ 9वें भाव में बैठ जाते तो अच्छी बात होती। क्लियर है। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 8 और 5 अच्छे रहेंगे। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से करना अच्छा रहेगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में दान करना अच्छा रहेगा। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पूरब दिशा रहेगा, पूर्वी फ्रंट का मकान लेना बहुत अच्छा रहेगा। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो वो रहेंगे चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, बुध और मंगल। इन दशाओं में आप भवन भूमि वाहन खरीदना हो या बेचना हो कर सकते हैं। माता और पिता को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। शनि और राहु की दशा में इनकी अंतर्दशाएं भी माता पिता को परेशान कर सकती हैं, जबकि राहु केतु और
मंगल और सूर्य की दशा में हृदय क्षेत्र परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। शुगर वगैरह बढ़ने की स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है। वजन बढ़ने के कारण जो बीमारियां होती हैं वो कई बार आपको परेशान करेगी। संतान को लेकर के अगर कोई भी समस्या होगी वो परेशान करेगी शुक्र की दशा में और चंद्रमा की दशा में। बाकी आपकी कुंडली में मंगल और राहु की दशा में संतान से मतभेद नहीं होना चाहिए। अरिष्ट चक्र के आधार पर आपकी कुंडली में भुजाओं में दर्द कभी कभी परेशान करेगा। कंधे के पीछे या कंधा या गर्दन के पीछे की जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव देखने को मिलता है। इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नक्षत्र के आधार पर उत्तरा भाद्रपद में दान करना और श्रवण, उसके बाद आर्द्रा, पुनर्वसु और मृगशिरा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। मारक इस कुंडली में होंगे, सूर्य सहायक मारक होंगे, द्वितीय भाव में बैठे हैं इस वजह से, क्योंकि सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदित सुधि। सप्तम भाव मारक होता है, द्वितीय भाव मारक होता है। तो द्वितीय भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, अगर राहु और केतु के संपर्क में है तो वो भी मारक हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य, राहु और केतु मारक होंगे। साथ ही साथ मंगल मानसिक शांति को मारेंगे और शनि कार्य की जल्दबाजीपन को मारेंगे, मतलब कार्य में विलंब हो सकता है। पर कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं, मैं उन्हें खराब नहीं कहूँगा। लगभग जिन सिद्धांतों के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है वो तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य की महादशा में राहु केतु और सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हड्डी, दांत और कई बार प्रोस्टेट आदि की समस्या दे देते हैं। बालों की और नेत्रों की समस्या भी कई बार हो सकती है। जबकि चंद्रमा की महादशा में राहु, चंद्रमा की महादशा में शुक्र, शनि और केतु कष्ट देने वाले अंतर हो सकते हैं। मंगल की महादशा में शनि, राहु, मंगल की महादशा में गुरु और शुक्र, ये कष्ट देने वाले भी हो सकते हैं। इस समय हमें ध्यान रखना होगा। महामृत्युंजय कभी कभी करवा लें या एक बार जीवन में तो जरूर कराएं। भूमि पूजन आवश्यक रूप से करें। गाय का दान जीवन में आवश्यक रूप से करें। एकादशी और पूर्णिमा में से कोई एक व्रत आवश्यक रूप से करें। पीपल के वृक्ष का लगाना या परिक्रमा करना, गाय की सेवा और नित्य अमावस्या को दान करना, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। रत्न आपके लिए सदैव नीली या नीलम धारण कर सकते हैं। सफ़ेद पुखराज भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ हीरा भी धारण किया जा सकता है। व्यवसाय ये कुंडली 100% कर सकती है, जिसमें खाने पीने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, मार्केटिंग और मैनेजमेंट, इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। क्लियर है? और क्या चीजें बनती हैं? हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारी आयु अच्छी है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हम मेहनत और बढ़ा सकते हैं, हम नींद अच्छी लें, अपने कमरे की सफाई खुद से करें। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य प्रति 12 बार किया करें। प्रेम देने की आवश्यकता है तभी प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार में व्यापार कर सकते हैं, नौकरी पहले नंबर पे, व्यापार दूसरे नंबर पे। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। राहु अष्टम भाव में है, बूढ़ा करके मारेंगे। नवम भाव की स्थिति के आधार पर अपने जीवन में धर्म को और लाना है। भगवान ने बात कही, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। इसका मूल अर्थ ये भी होता है, भगवान ने ये बात कही कि जब जब धर्म व्यक्ति के जीवन से गायब होता जाएगा वैसे वैसे वो नष्ट होता जाएगा। व्यक्ति के जीवन से जैसे धर्म गायब होता है उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है और वो बेचैन मारा मारा फिरता है। फिर उसको व्यापार का डर बड़ा सताता है और नौकरी के जाने का डर बड़ा सताता है। इस वजह से प्रायः वो गधा बन जाता है। और सिर्फ बड़ी अच्छी बात यह भी है कि जैसे जैसे आपके ऊपर कलयुग हावी होता है, आपका विश्वास धर्म से, दान से, मंत्र से, गुरु से, गायों से, पर्यावरण से और मानसिक शांति से, मतलब कि हमें शांत होना है, उद्विग्न नहीं होना है, इससे उठ जाता है। व्यक्ति का पतन तभी शुरू हो जाता है जब वो अपने जीवन में से सबसे पहले धर्म को गायब कर देता है और अंततोगत्वा वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। वो बिना पत्ते का वृक्ष रह जाता है जिसका भविष्य ज़्यादा दिन तक नहीं होता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।